के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसके साथ साथ में जो मैंने लास्ट यूनिट आपके साथ जो है कंप्लीट की, उसको बहुत अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया। ओके, अगर नहीं भी रिवाइज किया है तो समय के रहते आप उसको रिवाइज कर लीजिए। चलते फिरते 2 से 3 बार हर एक वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, दूसरी चीज़, अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उन बच्चों से हम बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके साथ में लाइक करना ना भूलें। ओके, और दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाह रही हूँ कि मैंने इतिहास को जो है एंशियंट से लेकर मेडाइवल तक का सारी चीज़ें A to Z हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। एंशियंट में 1-2 चैप्टर छूट गए हैं तो उसको समय के रहते हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे डिटेल में जो है पढ़ना चाहते हैं इतिहास को, तो आप हमारे चैनल को नॉलेज मंत्रा बाय आरती मैम सर्च करें और सर्च करने के बाद में सारी जो है प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगी और A to Z आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो चलिए हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, नई यूनिट में एंटर करने वाले हैं। वो कौन सा है? मुगल वंश है। हालांकि जो पिछला था, जो मुगल दिल्ली सल्तनत था, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। इसमें हर एक स्टूडेंट उत्सुक रहता है ये पढ़ने के लिए अक्सर। ठीक है, और इसी तरह से मुगल वंश भी है, ये भी बहुत, जो ये यूनिट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मुगल काल के प्रारंभ की बात करते हैं कि मुगल काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मुगल काल का प्रारंभ जो है जब भारत में बाबर अटैक करता है 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में बाबर और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में लोदी जो है 1526 ईस्वी में मारा जाता है और वो दिल्ली से शासन कर रहा होता है। जब लोदी की पराजय होती है, लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है बाबर भारत में एक नए वंश को स्थापित करता है। वो कौन होता है? वो जो है मुगल वंश होता है। कौन होता है? मुगल वंश होता है। तो अगर आपसे संस्थापक पूछता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक आपका आंसर होगा बाबर। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक अगर पूछता है तो बाबर होगा। किंतु अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक या मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको मानते हैं, तो वो जो है मानते हैं किसको? अकबर को मानते हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? क्योंकि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे संस्थापक पूछ लेगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आपको सारी चीजें क्लियर कट रखनी है। ओके, तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और अगर वास्तविक जो संस्थापक की बात करते हैं या मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो वो कौन था? वो था अकबर। ओके, अब इस समय 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक जो है बहुत लंबे अरसे तक मुगलों ने शासन किया। ठीक है, और हम अगर बात करें मुगलों की, तो मुगलों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पूर्ववर्ती मुगल काल और दूसरा उत्तरवर्ती मुगल काल। ठीक है, तो जो पूर्ववर्ती मुगल काल था तो ये जो है बहुत फलता फूलता रहा, अपने विकास को यानी अपने साम्राज्य को रोज दिन पर दिन जो है अपने साम्राज्य में बढ़ोतरी कर रहा था। किंतु वहीं पर अगर हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की बात करें तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य कोई ऐसे योग्य शासक नहीं थे जो कि इतने बड़े साम्राज्य को जो है सुरक्षित रख सके और बेहतर तरीके से शासन का संचालन कर सके। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक चीज आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जो है मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में भारत में उभरा। ओके, तो हम अगर बात करते हैं कि इन मुगलों की राजधानी कौन सी रही है,
तो राजधानी की बात करें तो आगरा भी मुगलों की राजधानी रही है। आगरा से ही 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है फतेहपुर सीकरी, ये भी राजधानी रही है मुगलों की। फिर इसके बाद में शाहजहानाबाद भी रही है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो शाहजहां के समय पर शाहजहानाबाद भी जो है स्थानांतरित की गई मुगल साम्राज्य की राजधानी। तो इस तरीके से अगर हम इनकी राजधानियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है और शाहजहानाबाद है। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि ये वंश, मुगल वंश के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल वंश जो है क्या थे, ये जो है तुर्की जात के चगताई वंश के थे। किसके थे? तुर्की जात के चगताई वंश से जो है ये अपना संबंध रखते थे। और इसके साथ साथ में भारत में ये किस नाम से जाने गए, तो भारत में ये जो है मुगल के नाम से जाने गए। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपका इन मुगलों का इंट्रोडक्शन भी दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम एक एक सम्राट के बारे में, एक एक सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ समरी ही दे पाएंगे मुगलों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत में ये जो है ये कहाँ से संबंध रखते थे, तो ये तुर्की जाति के चगताई वंश से जो है संबंध रखते थे। और भारत में ये किस नाम से जाने गए, तो भारत में जो है मुगल के नाम से जाने गए। ठीक है, चगताई शाखा का नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। ठीक है, चगताई शाखा यानी कि चंगेज खां जो कि विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर अटैक किया था, तो चंगेज खां की दूसरे पुत्र के नाम पर जो है इन्होंने अपने को क्या जोड़ा, चगताई शाखा के नाम से जो है संबोधित किया। इसके बाद में मुगल जो है क्या कहते हैं कि मुगल जो है तैमूर वंश से भी अपना संबंध रखते थे। और संबंध रखने की वजह से ही इनको जो है तैमूर के, मैंने आपको बताया था कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके समय पर किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके देंगे। ठीक है, उसमें बॉक्स में आप कमेंट्स करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट डे हम आपको आंसर इसका बताएंगे। हालांकि आना चाहिए सब लोगों को, मैंने पढ़ाया है सारी चीजें, एक एक चीजें क्लियर की हुई हैं, तो सारी चीजें आनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स करेंगे कि जो तैमूर था, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है दिल्ली सल्तनत में, उसका आंसर हमें दीजिएगा। तो ये जो है तैमूर वंश से संबंध स्थापित रखते थे और अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। इसी वजह से जो है इन्होंने अपने आप को तैमूरिया वंश भी कहा। क्या कहा? तैमूरिया वंश भी कहा। यानी कि ये जो है चंगेज खां के वंश से भी ये संबंधित थे और किससे, तैमूर वंश से भी संबंधित थे। जो बाबर था ये खुद जो है अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था। ओके, और जो बाबर की पत्नी थी ये जो है चंगेज खां के वंश से बिलोंग करती थी। तो इस तरह से इनके जो धमनियों में रक्त जो बह रहा था, तो ये चंगेज खां का भी और तैमूर का भी जो है रक्त बह रहा था। तो इस तरह से इन्होंने दोनों वंशों की शाखा से अपने आप के लिए यानी मुगल वंश के लिए संबंध स्थापित किया है, चंगेज खां से भी और तैमूर खां से भी। ओके, क्लियर हो? अब अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं कि कितना विशाल था मुगल साम्राज्य, तो अगर हम बात करें उनके तत्कालीन समय की, इन मुगलों के तत्कालीन समय की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो कि नंबर 1 पर गिने जाते थे। इनके तत्कालीन समय पर ये नंबर 1 पर आते थे। जैसे कि उस समय 16वीं से 17वीं शताब्दी में पूरे एशिया में जो है बहुत नाम था किसका, एक मिंग जो है वंश था जो कि चीन से शासन कर रहा था, इसका भी जो है बहुत नाम था। इसके बाद में सफावी था, तो ये सफावी जो है कहाँ से शासन कर रहे थे, ये ईरान से शासन कर रहे थे। दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य जो कि कहाँ से शासन कर रहा था, तुर्की से शासन कर रहा था। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों से भी ऊपर था कौन, ये मुगल साम्राज्य था। यानी कि ये नंबर 1 पर था। इतना बड़ा इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है,
तो ये था क्या, मुगल साम्राज्य की पावर के बारे में जानकारी देना। अब हम अगर बात करें कि कुछ मुगल शासक ऐसे थे कि जिन्होंने जो है हिंदू माँ के गर्भ से जन्म लिया। जिस तरह से हमने दिल्ली सल्तनत के समय में आपको पढ़ाया था कि दिल्ली सल्तनत के कई सारे ऐसे शासक थे जो कि हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। तो दिल्ली सल्तनत के ही शासक नहीं बल्कि मुगल काल में भी कई ऐसे शासक हुए हैं जो कि हिंदू माओं के गर्भ से जन्म लिया है। तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे सबसे पहले तो जहांगीर थे जो कि हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ था। दूसरे कौन थे? शाहजहां थे। तीसरा था बहादुर शाह प्रथम और चौथा था अहमद शाह और पांचवा कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो ये शासक थे जो कि हिंदू माँ की संतान थे। कौन कौन से? पहली चीज तो जहांगीर था, दूसरा शाहजहां था, तीसरा कौन था? बहादुर शाह प्रथम था, फिर अहमद शाह था, फिर बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य में कि सबसे ज्यादा समय तक यानी सबसे लंबे समय तक मुगल वंश के किस शासक ने शासन किया है, तो अकबर ने जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है, अकबर ने जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया है। अगर बात करें सबसे कम समय तक किसने शासन किया है, तो सबसे कम समय तक मुगल शासक, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वो था रफी-उद-दर्जात। कौन था? रफी-उद-दर्जात था। अब हम सबसे पहली चीज हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि पूर्ववर्ती मुगल सम्राट कौन कौन से थे और कब से कब तक शासन किया, और उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कौन कौन से हुए जिन्होंने कब से कब तक शासन किया, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे हम एक एक शासक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अगर हम बात करते हैं पूर्ववर्ती मुगल शासकों के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर ने कब से कब तक भारत पर शासन किया है? तो 1526 से लेकर के 1530 तक, जिसके बारे में लगभग हर एक स्टूडेंट जानता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हुमायूं की बात करते हैं, तो हुमायूं ने जो है 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन किया है। फिर अकबर ने कब से कब तक शासन किया है? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। फिर जहांगीर आए हैं, जहांगीर ने जो है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया है। फिर शाहजहां की अगर हम बात करते हैं, तो शाहजहां का टाइम ड्यूरेशन रहा है 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। ठीक है, फिर आते हैं कौन? औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया है? औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1760 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो हैं, ये सारे पूर्ववर्ती शासक कहलाए, पूर्ववर्ती मुगल शासक कहलाए। और अगर हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करें, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों में जो है सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम। इनको जो है शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इनका टाइम अगर पूछता है तो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ओके, फिर इसके बाद में दूसरे आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह ने कब से कब तक शासन किया है? इन्होंने मार्च 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक, फरवरी 1713 ईस्वी तक शासन किया है। फिर इसके बाद में आते हैं फर्रुख शेर साहब आते हैं। फर्रुख शेर ने कब से कब तक शासन किया है? इन्होंने 1713 से लेकर के 1719 तक शासन किया है। इसके बाद में आते हैं कौन? रफी-उद-दर्जात आते हैं, जिन्होंने सबसे कम समय तक यानी कि मुगल साम्राज्य के ऐसे शासक हैं जिन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया है। तो वो कौन है? रफी-उद-दर्जात हैं। अगर हम इनके टाइम की बात करते हैं तो 28 फरवरी से लेकर के 8 जून 1719 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यानी कि 1719 की अगर हम बात करें तो उसी वर्ष 28 फरवरी से लेकर के 8 जून तक इन्होंने शासन किया था। ओके, फिर इसके बाद में आते हैं रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला ने कब से कब तक शासन किया है? इन्होंने 6 जून से लेकर के 17 सितंबर 1917 तक शासन किया, 1719 तक शासन किया, उल्टा निकल रहा है।
फिर इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, जो कि मुगल सिंहासन पर बैठते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक जो है मुगल साम्राज्य के लिए जो है उत्तरदायी रूप में आए और इन्होंने शासन किया। इसके बाद में अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह ने 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय आते हैं। इनके बाद आलमगीर द्वितीय का समय होता है 1754 से लेकर के 1758 तक। क्या टाइम रहा है? 1754 से लेकर के 1758 तक। फिर इनके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कब से कब तक शासक रहते हैं? 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। फिर आते हैं अकबर द्वितीय। ये इन्होंने कब से कब तक शासन किया है? इन्होंने 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासन किया है। अगर बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो इनको बहादुर शाह द्वितीय को जफर उपनाम से भी जाना जाता था, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। यही थे कौन? बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शासन कब तक से कब तक किया है? 1837 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, जिनको जफर उपनाम से भी जाना जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई तो इन पर विद्रोह का आरोप लगाते हुए, यानी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाते हुए इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और इनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्तरवर्ती मुगल शासक होते हैं, इन सारे उत्तरवर्ती मुगल शासकों की हायरार्की हमने आपको दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ में पूर्ववर्ती मुगल साम्राज्य, ठीक है, और उनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम एक एक सम्राट के बारे में, कल हम बाबर को पढ़ने वाले हैं कि बाबर ने किस तरह से भारत पर अटैक किया। बाबर का ये पहला आक्रमण था पानीपत का, जो प्रथम जिसमें कि इब्राहिम लोदी को हराया था, या इसके पहले भी बाबर ने जो है भारत पर अटैक किया था। इसके बारे में हम जो है डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, कल हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग, अगर जो लोग भूल गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।